बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स नाजरीन जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज भी जिस मौजू के साथ मैं अपने व्यूअर्स के साथ बात करना चाह रहा हूँ या उनको एजुकेट करने की कोशिश करूँगा, या जितने भी हमारे नाजरीन हैं, हमें देखने वाले हैं, या जितने भी वो लोग जो किसी भी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी लिंक के ज़रिए वो हमारी बात को सुनेंगे या उन तक हमारा पैगाम पहुंचेगा या हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि जैसे ही आप अपनी शादियां करते हैं, खाना आबादियां होती है, फिर लोगों की लाइफ में एक नया चेंज आता है, ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो इस दौरान में जो आने वाले मसाइल होते हैं, जैसे आपके प्रेगनेंसी के मसाइल हैं, तो प्रेगनेंसी के मसाइल के साथ साथ उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे रिपोर्ट होती हैं, हम डेली बेसिस पे अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। वो कंप्लेंट्स क्यों होती हैं, उसको कैसे टाइटल किया जा सकता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या प्रेगनेंसी के मसाइल हैं या इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, मर्दाना बांझपन है या जनाना बांझपन है, या इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसमें वॉमिट है, आपका दिल घबराना है, या आपके बाकी जो मसाइल आते हैं, जिस तरह की भी चेंजिंग आपके अंदर आती हैं, या कोई मेंसेस के प्रॉब्लम है, पीरियड्स के इशू हैं, इन सब के ऊपर फिर इसके अलावा इनकी डायग्नोस्टिक कैसे होती है जब आपकी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती हैं, फिर इसके अलावा जितने भी आपके ये मसाइल होते हैं इनको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। अल्ट्रासाउंड के मामला जो होते हैं, डायग्नोस्टिक के अंदर आपकी लैब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है। और इसके बाद जैसे कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनको लो बैक पेन होती है, या उनके कंधों में दर्द रहता है, या उनके नी जॉइंट पेन निकलती है, या प्रेगनेंसी के दौरान उनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, तो इसको भी हमने टाइटल करना है। तो आज के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर मैंने एक बेहतरीन जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको मैंने दावत दे रखी है। आपके इन तमाम सवाल जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका आगे मैं जिक्र करूँगा, उनके ऊपर हम डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे नाजरीन को पता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो मसाइल होते हैं, या शादी के बाद प्रेग्नेंट जब औरतें लेट होती हैं तो उसमें जो मसाइल होते हैं, जैसे जनाना बांझपन है, मर्दाना बांझपन है, यानी मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो उसमें फिर बेशुमार मिथ और मिसकंसेप्शंस होती हैं, सस बहू की लड़ाई शुरू होती है। इसी तरह के और कई मसाइल आते हैं जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे देखते हैं, और पेशेंट आके हमें बताते हैं कि सर मेरा कुछ करें, कोई मेडिसिन करें, कोई मेरा अल्ट्रासाउंड करवाएं, कोई मेरा लैब टेस्ट करें, वरना मेरा घर जो है ना वो उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मसाइल हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये बेसिकली जो सेशन होगा, ये हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए, हमारी उन बच्चियों और बेटियों के लिए जो इस तरह के मसाइल से गुजरती हैं और उनकी लाइफ जो है वो तंग होती चली जाती है, और अपनी ऐसी माओं और ससों के लिए जो इस प्रोग्राम को देखेंगी कि इसके बाद उनको पता चलेगा कि बेस्ड ऑन साइंस जो है क्या रियलिटी होती है, किस तरह टाइटल किया जाता है, उसका इलाज कैसे मुमकिन है, और डायग्नोज कैसे करवाना होता है, कौन सी स्पेशलिटी जो है वो इसको ट्रीट करती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नासरा खुर्शीद। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने हेल्थ स्पेशल शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। उसके साथ हमारे पास एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मुमताज़ नियाजी बिन कासिम। सर, मैं आपको भी हेल्थ स्पेशल के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर सबा रफ़ीक हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर सबा, मैं आपको भी हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं आगाज़ जो है वो डॉक्टर मुमताज़ नियाजी बिन कासिम से करूँगा। वो इसलिए कि जैसे ही आपके घर के अंदर इजाफा होता है, यानी आपके घरेलू मामलात बढ़ना शुरू हो जाते हैं, या आप शादी के बाद अपनी एक नई लाइफ शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आने वाले जितने भी मसाइल होते हैं उनको डायग्नोज करने के लिए जो सबसे पहला टूल हमारे पास होता है वो लैब इन्वेस्टिगेशन होती हैं।
और उसके बाद किसी भी आप फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, जीपी के पास जाएं या किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो आपको जो रिकमेंडेशन देते हैं वो बेसिकली आपका अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट होता है कि उसके मुताबिक आपके वो स्कैन लिखते हैं। सर के पास मेरा जो सवाल होगा अपने व्यूअर्स के लिए, सर वो सवाल ये होगा कि मैं अल्ट्रासाउंड क्यों करवाऊं, किस लिए करवाऊं? पहली बात, अपने लिए करवाना है, किसी और के लिए नहीं करवाना। आप खाना खाते हैं अपने लिए खाते हैं, कोई तकलीफ हो मेडिसिन हो अपने लिए खाते हैं, जिस तरह टेस्ट अपने लिए करवाते हैं उसी तरह अल्ट्रासाउंड भी आपने करवाना है। ठीक है। इसमें अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कब करवाऊं। जब भी आपको कोई तकलीफ हो, किसी को भी कोई तकलीफ हो, और ख़ास तौर पे वो पेट और पेट के निचले हिस्से से मुतल्का है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड वो वाहिद टेस्ट है जिसके नुकसानात नहीं है। ठीक है। हम आपके प्रोग्राम के लिए आए, रास्ते में हमने जितनी गाड़ियों का शोर सुना और हॉर्न सुना, उसका ज़्यादा नुकसान है और अल्ट्रासाउंड का थोड़ा है। ठीक है। जबकि पब्लिक में ये ट्रेंड पाया जाता है कि सीटी स्कैन सारा कुछ निकाल के बाहर रख देता है, और उसका वो इतना हाई रिस्क है कि सादा लफ्ज़ों में एक सीटी स्कैन जिस्म पर 500 एक्सरेज जितना बोझ डालता है, और एक एक्सरे भी बजाते खुद काफ़ी बोझल होता है। और प्रेगनेंसी में जब आप करवाते हैं तो वो बच्चे में कैंसर कर सकता है। बड़ा बंदा रिपीटेडली करवाएगा, उसमें कैंसर हो जाएगा। सबूत उसका ये है कि एक्सरे रूम्स में लेड शीट्स लगी होती हैं, उनकी दीवारें मोटी रखी जाती हैं। अल्ट्रासाउंड आप रोज़ाना कराएं, कोई नुकसान नहीं है। जिगर बढ़ गया है, जरकान हो गया है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कहीं क्रोनिक लिवर डिजीज़ की तरफ तो नहीं जा रहा, ना काबिल वापसी हद तक तो मरज़ नहीं जा रहा, गायनी में हो रहा है, औलाद नहीं हो रही, वो डॉक्टर साहब आपको बेहतर बताएंगी किन उसमें होता है। हमें असल में ज़रूरत जिस चीज़ की है वो अल्ट्रासाउंड की नहीं है। ठीक है। हमें ज़रूरत है सिस्टमेटिक की। मैं अगर आप अलाउ करें तो मैं ओपीडी भी करता हूँ, तो पेशेंट्स ने आके कहना जी वो उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे कि सीटी स्कैन करा लेना। अब ये मेरे लिए एक मिथ थी कि वो कौन है, जैसे वो अरशद शरीफ साहब का वो कौन था, तो वो कह रहे थे कि सीटी स्कैन भी करा लेना। एक दिन मैं शरारतन, मैं ज़हनी तौर पे एंजॉय करता हूँ शरारती लोगों को भी और ख़ुद भी पसंद करता हूँ, तो मैंने एवं ही उससे पूछा, मैं कहा कहाँ से आई हैं आप? तो उसने बताया कि कोई 20-25 मील का फासला था। मैं क्या, वो वैगन के जो ड्राइवर भाईजान थे उन्होंने कहा, कहती हाँ जी, अच्छा, कि सीटी स्कैन करा लेना। एवं तुक्के पे ही अगली आई पेशेंट, तो उन्होंने कहा जी, या 2-4 पेशेंट छोड़ के उन्होंने कहा था सीटी स्कैन करा लेना। तो मैंने कहा रिक्शे वाले भाईजान कह रहे थे? कहती हाँ जी। अब उसको ना डॉक्टर ने कहा, ना उसको फैमिली ने कहा, ना हम ओपीडी में कह रहे हैं, उसको रिक्शे वाले भाईजान कह रहे हैं। इसको हम कहेंगे गैर जरूरी अल्ट्रासाउंड, विदाउट किसी कंसल्टेशन के। नहीं, ये अल्ट्रासाउंड हो जाए गैर जरूरी तो भी नुकसानदेह नहीं है। मैं इधर ही आना चाहता हूँ। फोकस इस पे। एक्सरे गैर जरूरी हो जाएगा, सीटी स्कैन गैर जरूरी। अब आपका जो सवाल था मेरी तरफ से उसका जवाब मुकम्मल हुआ कि कब करवाना चाहिए। ठीक है, कि ये इसका ये फायदा है, बिला जरूरत भी हो जाए तो नुकसान नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे आपने डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि अल्ट्रासाउंड के नुकसानात। हमसे पूछते हैं लोग आके कि मेरी जो बहू है, बेटी है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसका हमने स्कैन करवाया था, हमें कब कब करवाना चाहिए, कितनी दफ़ा करवाना चाहिए? तो सर ने ये बताया कि अल्ट्रासाउंड के बेसिकली कोई नुकसान नहीं है बनिस्बत उसके कि अगर आप उसमें एक्सरे में जाते हैं या सीटी स्कैन वगैरह में जाते हैं तो उसके नुकसान होते हैं। तो सर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान अल्फाज के अंदर आपके लिए और जितनी भी चीज़ें हम सर से ले सके हम इस प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। अब मेरा अगला सवाल होगा, हमारी जो एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नासरा खुर्शीद मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है, आपके क्लिनिकल ट्रायल में भी बेशुमार आपके एक्सपीरियंस हैं और आपने देखे हैं, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी आते हैं, तो जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद उनकी वोमिट का सिलसिला शुरू हो जाता है, जी। क्या ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं? कुछ बंदों में ये 9 महीने तक साथ चलती हैं, कुछ औरतों को पहले 1-2 महीने होती है, इसकी क्या रीज़न है? हाँ जी, इसकी वजह ये होती है कि जब इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की यूट्रस के अंदर,
तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जैसे बीटा एचसीजी इसका नाम है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी में। जैसे जैसे उसका लेवल खून में बढ़ता है तो पेशेंट के अंदर ये मदर के अंदर ये चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिससे उनको पहले तो नौजिया फील होता है, जैसे मतली कहते हैं, कुछ खाने को दिल नहीं करता और खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, कोई खाने किचन में जाने को दिल नहीं करता, इस तरह की बातें। और कुछ लोगों को वॉमिटिंग आती है। तो जैसे जैसे इसका लेवल जो है खून में बढ़ता जाएगा तो वॉमिटिंग्स जो है वो उतनी ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये इसको बीमारी नहीं समझना चाहिए, या आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक हो जाता है। और इसी के लिए कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, जैसे खाने की हैबिट्स हैं उसको चेंज कर दिया जाए, लिविंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे सुबह उठती खाली पेट ना रहे वो मदर, इस जो पेशेंट है इस लिहाज से नहीं खाती। पेशेंट कहना तो गलत है क्योंकि प्रेगनेंसी में वो पेशेंट नहीं होती हैं, तो अगले 9 महीने आपकी पेशेंट वो बहुत खूबसूरत टाइम से गुजर रही हैं, शी इज़ गोइंग टू बी मदर। लेकिन क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वो उसको कैरी करने के लिए हमें उन्हें समझाना चाहिए कि बेटे नॉर्मल है और हार्मोन्स जैसे जैसे सेटल हो जाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर आप खाना वो इस डर से नहीं खाती कि मुझे उल्टी आ जाएगी, तो ये गलत है। अगर वो खाली पेट रहेंगी तो भी उनको वॉमिटिंग नौजिया ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा जो है पेट भर कर खा लेंगी तब भी ये कैफियत बढ़ती जाएगी, इसलिए उन्हें शॉर्ट इंटरवल से थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और लिक्विड का इस्तेमाल खाने के साथ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। खाने के शुरू में, दरमियान में, आखिर में पानी नहीं पीना चाहिए। और सुबह उठते ही वो खाली पेट ना रहें, कुछ ना कुछ ड्राई चीज़ लें, जैसे बिस्किट है, कोई केक रस वगैरह है वो लें, तो इंशाल्लाह शी विल बी बेटर। अच्छा, आप यानी ये कहना चाह रही हैं कि अगर वोमिट हो भी रही है लेकिन वो खाना ब्रेक ना करे? हाँ, खाना सॉलिड खाना थोड़ा थोड़ा देती रहे ताकि वो एनर्जेटिक फील करें। अदरवाइज उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर लेथार्जिक हो जाती हैं, नींद बहुत आने लग जाती है इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये इसी से रेलिवेंट है कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर जो उनकी माएँ होती हैं, सस्सें होती हैं, या उनकी नंदें होती हैं, या वो उनके हस्बैंड होते हैं, तो वो वरी होते हैं, वो हमारे क्लिनिक पे लेके आते हैं, उनका बीपी वगैरह चेक करवाते हैं या सीबीसी करवाते हैं, उनका टेस्ट वगैरह एचबी का लेवल देखते हैं। जी जी। इन केस के अगर उसकी आयरन डेफिशिएंसी है जी जी और कैल्शियम डेफिशिएंसी है जी, तो ये मेडिसिन हमें कब शुरू करवानी है? डे फर्स्ट से करवानी है, 2-3 महीने के बाद करवानी है, कब करवानी? डे फर्स्ट से नहीं शुरू करवानी चाहिए। उस वक्त तो ये कि जो वो खा रही हैं वही उनको हजम हो जाए तो बड़ी बात है। उस वक्त उनको फोलिक एसिड देना चाहिए और ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जिससे यूट्रस को ताकत मिले और एक्टिविटी जो है वो कम से कम, मतलब लाइट एक्टिविटीज़ रखें अपनी, भारी काम ना करें, वजन ना उठाएं, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ये एहतियात करें। 3 मंथ्स के बाद जो है फिर हमें ये इस तरह के टॉनिक्स देने चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये मिथ भी एक पाई जाती है कि लोग कैल्शियम और आयरन को इकट्ठा दे रहे होते हैं। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसमें क्या इनको अलग अलग लेना चाहिए? डिफरेंट ड्यूरेशन होनी चाहिए, डिफरेंट टाइम पर लेनी चाहिए। यानी एक अगर सुबह में ले रहे हैं, दूसरी शाम में, डिफरेंट टाइम पर लेना चाहिए। नाजरीन, जैसे आपने देखा कि हमने पहले अल्ट्रासाउंड पे बात की, फिर हमने जो आपकी प्रेगनेंसी होती है, हमल होता है, उसके ऊपर जितनी भी आने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उस पर हमने कुछ जानने की कोशिश की। तो हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट तो डॉक्टर साहब अभी मौजूद हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम लेंगे एक ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जो आपके मसल्स पास होता है या आपके जॉइंट पेन निकलती है तो इसको फिजियोथेरेपी में कैसे टैकल किया जा सकता है। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रेगनेंसी के ऊपर भी बात की, अल्ट्रासाउंड के ऊपर बात भी की। प्रेगनेंसी में जो आपके पेन्स निकलती हैं वो पेन्स की कई कैटेगरीज होती हैं। वो डिसाइड करता है आपका जो भी रिलायबल डॉक्टर होता है जिसको आप दिखा रहे होते हैं, और ख़ुसूसन आपकी गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं जो आपको देख रही होती हैं। तो हमारे साथ चूँकि एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सबा रफ़ीक हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, तो हम इनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर साहबा से मैं ये पूछूंगा। डॉक्टर साहबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो पेन्स है फिजियोथेरेपी में उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इस टॉपिक को फिजियोथेरेपी के साथ रिलेट किया। पहली बात यह है कि जहाँ पे फिजियोथेरेपी हर फील्ड में अपना रोल प्ले कर रही है, उसी तरह जो वुमेन हेल्थ है उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल प्ले कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवेयरनेस जो है उसकी लेकिन की वजह से प्रेगनेंसी में यही समझा जाता है कि हमने कुछ नहीं करना, और ये कुछ ना करना जो है वो हम काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो दावत दे रहे होते, जो कि एंड तक जाते जाते वो कॉम्प्लिकेशंस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इनएक्टिविटी, मूवमेंट नहीं करनी, मतलब मूवमेंट कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, इवन कि आपको उस टाइम में ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की और अपनी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है उसकी। तो वो अवेयरनेस जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपका जो फर्स्ट, बल्कि यहाँ तक है एविडेंस कहती है कि जब आप प्लानिंग में हैं कि आपने प्रेगनेंसी की तरफ जाना है, तो उससे पहले आप प्रोग्राम स्टार्ट कर लें, ताकि आपके मसल जो हैं जिनको हम कोर मसल्स कहते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, तो फिर जो है वो नेक्स्ट आपकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम से कम होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे पेल्विक मसल होते हैं जी, अक्सर हमने प्रेगनेंसी में देखा कि फीमेल्स को यहाँ पे पेन ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है, तो उसको फिजियोथेरेपी में कैसे टाइट करें? सर पेल्विस इज एक्सेस, हमारी बॉडी का पूरा वो एक्सेस है एक, तो अगर वो डिस्टर्ब होता है, जैसे कि आपको पता है लाइन ऑफ सेंटर ग्रेविटी और ये सारा, तो वो क्या होता है कि जैसे ही इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो हार्मोन रिलीज है जिसमें रिलैक्सिन हमारे लेग्जिटी जो है वो कर रहा होता है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि जैसे ही वो हार्मोन रिलीज होता है, लिगामेंट के अंदर वो पावर नहीं रहती, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि जो कि नेचुरली बेनिफिशियल होती है, लेकिन उसको लेकिन साथ ही साथ वो स्पाइन की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उस चीज़ को किस तरह से हमने दोनों चीज़ों को लेके चलना है। अब जब से स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो हमारी जो पेल्विस है उसकी एंगुलेशन चेंज होती है, एंगुलेशन जैसे ही चेंज आती है तो मसल के अंदर लेंथ एंड स्ट्रेंथ इश्यूज आते हैं, और उस ग्रेविटी की लाइन को कॉप करने के लिए जो हमारा लोअर वर्टिब्राज हैं, या जिनको मोहरे नीचे वाले हम 5 मोहरे कहते हैं, वो कॉप करने के लिए आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और वो जो हमारा नॉर्मल कर्व है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसमें फिर वेट का जो है वो भी सारा सीन आ जाता है। तो ये है कि इसमें हमारे जो बायोमैकेनिक्स पूरी की पूरी चेंज होती है, हार्मोनल चेंजेस आया, बायोमैकेनिक्स चेंज आए, एंड वन थिंग जो हमारी है कि वेट प्रेगनेंसी के दौरान में 10 to 15 kg वेट पुट ऑन होना होता है। अब वो जो वेट है उसके ऊपर, जैसे एक रूम के लिए अगर एक AC काफ़ी था, तो अब वो अगर रूम हम बड़ा कर देंगे तो मसल का तो कोई कसूर नहीं, मसल को लेंथनिंग में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी टोन जो है वो टोनलेस हो जाते हैं, और अगर उसकी तरफ हम नहीं अटेंशन डाइवर्ट करते तो वो फिर लीड करती है आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, जिसमें हमारे पास ये मिसकैरेजेस वगैरह भी आ सकते हैं, जिसमें हमारा पेल्विक मसल सारे जो हैं वो वीक होते हैं, तो उसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस के बाद में भी जो है वो शिकायत आना शुरू हो जाती है। तो ये सारा बहुत ही वो इंटरलिंक हैं ये चीज़ें। जी ठीक। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया और आपको गाइड करने की कोशिश की, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, हमें देखने वाले हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश की। अब मेरा अगला सवाल जो है, चूँकि हमारे पास डॉक्टर मुमताज़ नियाज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जो डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। चूँकि ये डॉक्टर्स के पास टूल्स होते हैं कि उसने डायग्नोज कैसे करना है, उसने किस तरह आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और फिर आपकी बीमारी तक पहुंचना होता है। तो सर जो हैं वो बेसिकली हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनको भी ट्रेन करते हैं, उनको अल्ट्रासाउंड की कैटेगरीज सिखाते हैं, फिर उनको अल्ट्रासाउंड में ट्रेनर बना के मास्टर करते हैं उनको, ताकि वो नीचे तक लोगों को उसका बेनिफिट पहुंच सके। तो सर से मेरा ये सवाल होगा कि सर टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जो होती हैं प्रेगनेंसी में, ये कितनी होती हैं, और किस किस तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जो प्रेगनेंसी में हमें कराना पड़ता है? वेरी गुड। अब ये सवाल चूंकि प्रेगनेंसी और गायनी ऑब्स में से भी सिर्फ ऑब्स के साथ रिलेटेड है, देखें
अल्ट्रासाउंड है क्या बेसिकली? जब ये आई थी ना, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले मैंने शुरू किया प्रैक्टिस में, तो उस वक्त जो देहातों से आते थे और छोटे शहरों से पेशेंट्स आते थे, उनके मुंह पे एक लफ्ज़ होता था कि हमें फलां ने एडवाइस किया है कि आप जाके शीशा लगवाओ। इसका नाम लोगों को नहीं आता होता था। फिर ये वाहिद चीज़ है जो तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है। सबसे ज़्यादा नई रिसर्चेज इसमें आ रही हैं और एडवांसमेंट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। थर्मामीटर है ना, वो देखता है कि बुखार है या नहीं है, इससे आगे उसकी पहुंच ही नहीं है। आप लैब टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे कि निमोनिया है, टीबी है, टाइफाइड है, व्हाटसोएवर इट इज, या हेपेटाइटिस है। अच्छा, वो टेस्ट स्पेसिफिक है उस चीज के लिए। इसके आगे उनकी भी लिमिट खत्म हो गई। आपने हार्मोन्स के टेस्ट पहले नहीं आते थे, फिर एक वक्त आया कि वो आना शुरू हो गए, फिर एक वक्त आया कि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स के टेस्ट होना शुरू हो गए। इसी तरह बायोप्सीज आई। अब आप अल्ट्रासाउंड पे आ जाएं। पहले था, ये इजाद ही गायनेकोलॉजिस्ट ने की थी जी। ये एक्सरे हो नहीं सकता, प्रेगनेंसी में नुकसानदेह है माँ बच्चे के दोनों के लिए। जब अल्ट्रासाउंड आया था, इसका फील्ड बड़ा लिमिटेड था। फिर अच्छी से अच्छी मशीनें आ गई, लीनियर से कॉन्वेक्स प्रोब में आ गए, कॉन्वेक्स से टीवीएस में आ गए, जो कि कॉन्वेक्स की निस्बत भी जल्दी अंदरूनी अल्ट्रासाउंड उसको कहते हैं। थोड़े दिन गुजरे हुए हों प्रेगनेंसी के, तो जल्द अज जल्द कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर पहले लगा कि ये कोई अजीब चीज आ गई, आज वो जरूरत है कि इसमें बहुत से पॉइंट्स पे आके जवाब नहीं था। तो तहकीक के बाद ये सहूलत आई कि उसका नाम कलर डॉपलर रखा गया, कि जब आप किसी बीमारी के फाइनल डायग्नोसिस या तशखीस के हवाले से कोई कंफर्म्ड बात कहना चाहते हैं और अभी आपके हाथ बंधे हुए हैं, तो कलर डॉपलर टेक्निक यूज करके आप उसको बिल्कुल यस या नो कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के हवाले से आपके सवाल की तरफ वापस आते हुए, बेसिक अल्ट्रासाउंड है जो कि हर डॉक्टर को और लेडी डॉक्टर को आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरे वसूख से एक बात बता रहा हूं कि ये फ्यूचर की स्टेथोस्कोप है। ठीक है, आई होप द डॉक्टर कम्युनिटी कैन अंडरस्टैंड इट वेल कि स्टेथोस्कोप हमारे लिए कितनी जरूरी थी और है और आइंदा भी रहेगी, लेकिन अल्ट्रासाउंड उससे कम अहम और जरूरी नहीं है। अब हमने सारी डॉक्टरी सीख ली और अल्ट्रासाउंड हमें करनी नहीं आती। जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं वो आपको रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनाते, बट एटलीस्ट देखें डॉक्टर साहब, आप हार्ट स्पेशलिस्ट अगर नहीं हैं, डॉक्टर साहब गायनी से रिलेटेड हैं, तो हम स्टेथ पे S1, S2 एंड मर्मर्स और वो नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड में भी जब तक आपने एक उम्र नहीं लगाई उसमें और FCPS या कुछ और बड़ा नहीं किया, तो आप बारीकियों में नहीं जाएंगे। लेकिन माय पॉइंट इज कि आपको कम अज कम अपनी पेशेंट का ये तो पता हो कि उसका बच्चा है भी सही अंदर या नहीं। सो फर्स्ट इज कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या वो बच्चा हमल अपनी सही जगह पे ठहरा है, ट्यूबों में या कहीं खतरनाक जगह पे तो नहीं पड़ा। तीसरा, उसकी ऑल जिसे प्लेसेंटा कहते हैं वो रास्ते में रुकावट तो नहीं बन रही। अगर आपको मालूम हो गया है तो फिर आप उसको पहले से एजुकेट करके रखेंगे कि आपका होना ही ऑपरेशन से है, बच्चा आड़ा या उल्टा तो नहीं है। कुछ कंडीशन में प्राइमरी ब्रीच जो है आपने करना ही सिजेरियन है, 2 सिजेरियंस हो चुके हैं, आपने सिजेरियन ही करना है। बच्चा आड़ा है, आपने सिजेरियन ही करना है। माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, प्री एक्लेम्पशिया उसको कहते हैं, तो एक्लेम्पशिया में जरूर धकेलना है उसको, आपने उसका सिजेरियन करना है। कॉर्ड अराउंड दी नेक, फलां डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, डॉक्टर साहब हमसे बेहतर जानती हैं। Detection and confirmation of pregnancy at the earliest possible stage. 5 weeks अगर आप ऊपर से करें, 4 weeks और just less than 4 weeks TVS पे। ठीक है। डाउटफुल केसेस में कलर डॉपलर हेल्पफुल है। वो आपकी एक्टोपिक को भी कंफर्म करता है, वो आपकी और बहुत सी चीज़ों को भी करता है, और प्लेसेंटा इनक्रीटा, एक्रीटा, परक्रीटा, इनके बारे में भी बहुत अच्छा व्यू देते हैं। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि सर ने प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का जो रोल है बड़े खूबसूरत अंदाज में वो अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की।
और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो हमारा प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी देख रहे हैं, उनको हमारी इस डिस्कशन के साथ मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अब हमारे पास एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नासरा खुर्शीद जो ब्लेसिंग हैं कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा को पिछले 1 हफ्ते से मैंने एंगेज किया और तब जाके डॉक्टर साहबा के पास टाइम निकला और आज वो हमारे हेल्थ स्पेशल शो में मौजूद है। तो डॉक्टर साहबा की मौजूदगी का डॉक्टर साहबा ने बड़ी आला लेवल की बात करनी है, उससे पहले मैं एक मामूली सी मेरे जवाब में मुझे कि अल्ट्रासाउंड रिपीटेडली प्रेगनेंसी में चूंकि सेफ है तो इसको मॉनिटरिंग ऑफ फीटल ग्रोथ, एक मेडिकल का लफ्ज है IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अब इसको पंजाबी में या लेमैन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो आप जो भी कहते हैं उसको कि दिन पूरे हैं और बच्चा छोड़ा है, तो वो डॉक्टर साहब बताएंगी। तो वो अल्ट्रासाउंड पे उसकी मंथली मॉनिटरिंग, ठीक है, एक चीज। और इसके अलावा जो आप थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, जब 3 माह से 6 माह की मुद्दत में होता है, तो एक अल्ट्रासाउंड मखसूस उसका नाम है, उसको एनोमली स्कैन कहते हैं। एनोमली स्कैन, ठीक है, कि बच्चा पूरा है, बच्चे में कोई माजूरी तो नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका अगर बर वक्त पता चल जाए तो वो होती सिर्फ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, एक गोली देनी है और वो बड़ी माजूरी बनने से बच जाना है। आप अल्लाह की मर्जी के रास्ते में नहीं आ सकते, लेकिन कम अज कम वो चीजें जो बस में हैं, अल्लाह ने इंसान को इतना इल्म दे दिया, उनसे फायदा तो उठा सकते हैं आप। तो वो फायदा तभी उठाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जी नाज़रीन, बेसिकली चूंकि हमारे जो स्टूडियो में है ना, बेसिकली बहुत एक्सपर्ट जो सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा जो पैनल है वो बड़ा एक्सपर्ट है और हमें मज़ा आता है कि इस तरह की जब डिस्कशंस होती हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में भी नहीं होती है, वो हमारे व्यूअर्स तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। तो सर ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी हो सकता है ये सवाल मेरे से ना होता, लेकिन चूँकि सर ने इसको एड ऑन किया तो सर थैंक यू आपका। अब मैं हमारी जो एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नासरा खुर्शीद, मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो करते हैं लोग घरों में, उसकी वर्थ क्या होती है, वैल्यू क्या है या स्टैंडर्ड क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट घरों में किया जा सकता है और जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, जैसे नाम से ही जाहिर है। इसमें अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल लिया जाता है और मार्केट में यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स भी मिलती हैं, किट्स भी मिलती हैं, जिससे पेशेंट्स कर सकती हैं। लेकिन कई दफ़ा वो मिसअंडरस्टैंड कर सकती हैं क्योंकि उनको उतनी एक्सपर्ट नहीं होती हैं। तो एक तो ये टेस्ट है, दूसरा भी एक टेस्ट है जो कि लैब में किया जाता है, जिसको बीटा HCG टेस्ट है, बीटा HCG टेस्ट कहते हैं। ये भी यूरिन से? नहीं, ये ब्लड का टेस्ट होता है जो कि लैब में जाकर करवाया जाता है। करीबी लैब में जाना पड़ता है जहाँ पर पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है। अगर ये 5 है, 5 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर उससे कम है तो नेगेटिव है। तो इट इज़ मोर रिलायबल। और ये उन कपल्स के को एडवाइस किया जाता है जो बहुत पैनिक होते हैं कि हमें फ़ौरन पता चल जाए 1 दिन बाद भी कि डेट अगर ओवर हो गई है कि क्या वाइफ इज़ प्रेगनेंट और नॉट। तो अदरवाइज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो तो 7 डेज़ के बाद आप करना ज़्यादा लाइक। प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ऊपर करते हैं, ये किट की भी आगे कोई किस्में होती हैं? जी हाँ, क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, बिल्कुल। सबके रिजल्ट इक्वल होते हैं? कह सकते हैं, लेकिन जी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये कि कोई भी चीज़ ज़ाहिर है कि वो 2 नंबर भी आ जाती हैं तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाती हैं डॉक्टर्स। तो मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि ख़ुद भी किया जाए जब पेशेंट हमारे पास आए, ताकि फिर पेशेंट को देखकर भी असेसमेंट हो जाती है कि क्या वो इतनी एजुकेटेड है। जी ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहबा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नासरा खुर्शीद। उन्हीं से हम बात को कंटिन्यू करेंगे कि प्रेगनेंसी से आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रेगनेंसी का आपको पता कैसे चला। आप हमला हुए, उसके बाद आपने टेस्ट किया, डॉक्टर साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर डॉक्टर साहब किस तरह रिकमेंडेशन देती हैं, किस तरह उसको आगे लेके चलती हैं। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले टेस्ट हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, किट के ऊपर घर वालों ने जिस तरह भी उसको मैनेज कर लिया, पता चल गया कि प्रेगनेंसी है। जी।
अब इससे जो अगला स्टेप होगा, आप अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो कब रिकमेंड करें? जी, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है यूरिन से या दूसरे टेस्ट से, तो उसके बाद 10 to 15 डेज़ के बाद ज़रूर अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड शुड बी एट 6 to 8 वीक्स, ठीक है। जिसमें सैक को देखा जाता है, गेस्टेशन सैक को, कि कहाँ लोकलाइज है, यूट्रस के अंदर है कि नहीं, फिर कितने सैक्स हैं, सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विन्स है या ट्रिपलेट है, फिर जो साइज़ है वो कितना, क्या डेट्स के साथ कोरिलेट कर रहा है, हार्ट बीट आ चुकी है। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है जो कि 11 to 13 वीक्स पर किया जाता है, जिसमें एनाटमिकल फॉल्ट्स देखे जाते हैं। और इसी तरह से तीसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो हमें करवाना चाहिए 18 to 20 वीक्स पर, जिसको एनएमडी स्कैन कहते हैं, जिसमें फिज़िकली जो फॉल्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। फिर चौथा अल्ट्रासाउंड 32 वीक्स पे करवाना चाहिए, जिसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं या कलर अल्ट्रासाउंड। एंड देन वी रिकमेंड एट टर्म पे जो फिफ्थ अल्ट्रासाउंड भी लाजमी है, ताकि हम प्रेजेंटेशन देख सकें, ग्रोथ देख सकें, लाइकर देख सकें और डिलीवरी को प्लान कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि हमारे यहाँ चूँकि अवेयरनेस कम होने की वजह से जी जी गली मोहल्लों में क्वाइक्स दाइयाँ बैठी होती हैं जी, और उन्होंने, मैंने देखा कि जो भी नुस्खा हम देख रहे होते हैं, उन्होंने हर जो स्कैन होता है जी छोटी मोटी मशीनें रखी होती जी हैं, जी तो वो प्रॉपर उनको पता भी नहीं होता, लेकिन वो एक ऐसे अंदाज़ा लगा देती हैं कि बच्चा नॉर्मल है या कमज़ोर है जी, या जी। उल्टा है, तो आपको ड्रिपें लगनी है। तो बेतहाशा लोग जो ना वो ताकत की ड्रिपें लगवाना शुरू कर देते हैं प्रेगनेंसी में। क्या जी, ये जी। सेफ है? नॉट रिकमेंडेड। अगर खाना ठीक खाएं, आप प्रॉपर डाइट लीजिए, जिसमें फल, सब्ज़ी, गोश्त, अंडा खाइए, सब कुछ खाइए, और अल्लाह ताला की किसी नेमत से आपको मुँह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके जिस्म की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें खाएं। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, उसके लिए फल का, फ्रूट का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, वॉक प्रॉपर करें, तो कभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसी तरह से कोई इन्फेक्शंस ना हो, क्योंकि शी इज़ प्रोन टू गेट मोर इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इम्यूनिटी वीक हुई होती है, तो घर का खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, और बाज़ार के खानों से अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा रशी एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। तो ये वो मेजर्स हैं जिसकी वजह से वो कम से अच्छा कम डॉक्टर साहब, इसमें एक और ऐड ऑन करते हैं, जो विजाइनल डिस्चार्जिंग होती है, लकोरिया जी होता जी है फीमेल्स को, जी तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी कंटिन्यू रहता है, और वो बाज़ दफ़ा किसी जगह चली जाती हैं नीम हकीमों के पास, जी वो उनको फकियों और अरक पे लगा देते हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है और इसको किस तरह हम टाइटल करते हैं, जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है, लकोरिया होता है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, मेडिकली आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, और Fungal infection भी हो सकती वजाइनल इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप को, लेकिन हर एक जो बैक्टीरियल नहीं होती, कुछ जो है डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है। तो उसको असेस करके, पीएस करके उसका फिर असेस करते हैं, फिर उसके मुताबिक उनको अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो देते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं एक जी, जुमला और ऐड करना चाहूँगा। सर प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पे, और ख़ास तौर पे लेट प्रेगनेंसी में, हमारे पास पेशेंट्स आती हैं कि लिकोरिया था और बढ़ गया है। जी तो पुराने पेशेंट्स के पास हमारा नंबर होता है, वो कॉल भी करते हैं, तो मेरा उनको पहला जवाब ये होता है कि आए देखेंगे कि ये लिकोरिया है या मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं। फॉर पेशेंट्स इट इज अ मैसेज कि हर चीज हर निकलने वाला पानी लिकोरिया नहीं होता। जैसे हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता ना, तो हर निकलने वाला पानी भी लिकोरिया नहीं होता। जैसे और दूसरा एक और पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पेशेंट्स आती हैं, चौथा महीना है, 6वां महीना है, 7वां महीना है, और पेट भी बड़ा होता है, और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस नॉर्मल या इन्फ्लेम्ड जितनी बल्कि होती है, और अंदर बच्चे के नाम की कोई चीज नहीं होती, ना एक्टोपिक ना इंट्रायूट्राइन। वो मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर साहबा को कि वो जिसको इनका फील्ड है सूडोसाइसिस और भी बहुत सारे उसके नाम है, तो वो भी अक्सर पे फिर वो हमारे ऊपर बात पता है कि लो जी 7वें महीने का बच्चा अनपढ़ दाई ने पिंड लब लिया सी और ਤੁਹਾਨੂੰ अल्ट्रासाउंड करके भी नहीं नजर आ रहा, तो ये थोड़ा सा। अच्छा डॉक्टर साहब की तरफ मैं बढ़ता हूँ, चूँकि डॉक्टर साहब की माशाल्लाह एक्सपर्टीज हैं, डॉक्टर साहब चूँकि प्रैक्टिस भी करते हैं और मास्टर ट्रेनर भी हैं, सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हैं, डॉक्टर्स को एजुकेट भी करते हैं, और नीचे चूँकि ग्रास रूट के ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इसलिए सर जो है ना वो इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन बना देते हैं कि कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डिफरेंट गली मोहल्लों में जो दाइयाँ हैं, LHBयाँ हैं, नर्सेज हैं, इन्होंने छोटी छोटी मशीन रखी होती हैं, तो क्या उसके ऊपर भी स्कैनिंग को ये समझ सकती हैं, ये जस्ट एक पेशेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए ये करते हैं?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, दुखती रग को छेड़ दिया है। मैं इसको मुख्तसर तरीन अल्फाज में देखें जी, आपको गाड़ी दे दी जाती है, आप चला लेंगे किसी लेमैन को जिसको नहीं आती? नहीं। सड़क और चीज है, गाड़ी और चीज है, उसको चलाने का हुनर और चीज है। ठीक है। टारगेट और चीज है, बंदूक पिस्तौल और चीज है, उसको चलाने का हुनर और चीज है। जिसको निशाना लेना ही नहीं सिखाया गया, लोड करो और चला दो, तो वो अपने पेट में भी मार सकता है, अपने किसी दुश्मन की बजाय दोस्त को भी मार सकते हैं। जैसे हमने एब्डोमिनल स्कैन में अक्सर रिपोर्ट्स पढ़ी तो उन्होंने लिखा होता फाइंडिंग में गैस। जी, अब वो उसकी और वजह कि जो मैंने अर्ज की, हम तो फेस कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को कि नहीं है, जाओ जहां से मर्जी करा लो। अब वो चूंकि फेस नहीं कर सकते, मैंने जब आज से 32-33 साल पहले अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस शुरू की तो पेशेंट कहते थे शीशा लगाया, हाँ पैसे भी लग गए तो निकला भी कुछ नहीं। तो मेरी आदत चूंकि थोड़ी सी जराफत वाली है, तो मैं कहता था हुक्म करो की करना है, कैंसर लिख देंगे? नहीं 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 नहीं। तो फिर नॉर्मल रिपोर्ट को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो जो दाई लेवल पे हो रहा है वो हो रहा है। अब ये मास्टर ट्रेनर की भी कहानी सुने, ये क्या थी? फैसला साजों ने फैसला किया कि THQ RHC पे LHVs को मशीनें दे दें। ठीक है, ये मशीन सिस्टम में ये इंप्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं दी, गाड़ियां दे दी, उन्होंने गाड़ियां दीवारों में मारनी शुरू कर दी। उनको जो लगा उसके मुताबिक DNC एडवाइस कर दी, जो लगा उसके मुताबिक जो कुछ एडवाइस होना था। तब फैसला साजों को ख्याल आया कि गाड़ी तो दे दी है, गाड़ी चलाने सिखाने वाला भी। गाड़ी से मुझे याद है जैसे आजकल फैसला साजों ने फैसला किया होगा कि चलान करें और थाने में रह जाए, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करें ताकि उन पर पर्चे होने शुरू हो जाए। ये हुआ, उसके बाद ये ट्रेनिंग्स हुई। मैंने कभी नहीं, मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूं अल्ट्रासाउंड का, लेकिन उसमें उनका एक क्राइटेरिया था कि कम से कम 5 साल आपको प्रैक्टिस के हुए अल्ट्रासाउंड में। मेरे 30-32 साल हो चुके थे। तो ये वो कोर्स है, मैं सारे मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये वो डिग्री नहीं दे सकते। मेरा कोर्स ये है कि मैं आगे डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड सिखाऊं, मजाज हूं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है, 1 साल का। और मेरे सिखाने के बाद जब मैं उनको सर्टिफिकेट इशू करूं तो वो वैलिड सर्टिफिकेट होगा। PMDC रिकॉग्नाइज। देखें जी, PMDC रिकॉग्नाइज करती है तो हेल्थ कमीशन नहीं करता। अब सरगोदा का हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड नहीं है हॉस्पिटल, जो DHQ टीचिंग हॉस्पिटल है, हेल्थ कमीशन उसको नहीं अप्रूव कर रहा। तो इन बातों को छोड़ दें, इतने ये तो टेक्निकली इश्यूज हैं। वो सवाल ना पूछें। जी सर। वो अताउल्लाह का एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है, उसमें कहता है कि आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। देखिए, आप MBBS करके तो जॉब मिल नहीं रही, और हमारे से अल्ट्रासाउंड का 2 महीने का गायनी ऑब्स या 4 महीने का एब्डोमेन कंप्लीट, आप उसकी रिकॉग्निशन। और मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसमें जॉब मिल जाएगी? तो मतलब आप वो बात क्यों पूछते हैं? आउट ऑफ कंट्री चले जाए मिल जाएगा जी, उधर है, उधर रिकॉग्निशन है, इसके CMERs होते हैं, इसका और बहुत कुछ होता है। तो वहां पे असल में बात यह है कि वहां पे कंसल्टेंट अल्ट्रासाउंड नहीं करते। ठीक है, वहां पे अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल MID और वो 4 साल कोर्स हो रहा है। MIT का भी 2 खाब सुने ना, उनको पहले दावा बताया गया कि आप डॉक्टर इन मेडिकल रेडियोलॉजी और ये बनेंगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं। उनको सेशंस पूरे करके जब वो पूरी तरह लैंड कर चुके अंदर, तो उनको कहा जी आप MIT बनेंगे। सेम इज फॉर डॉक्टर इन मेडिकल लैब साइंसेस, उनको बुलाया गया जब पहली दफा, तो डॉक्टर इन मेडिकल लैब साइंसेस, अब उनको लैब टेक्नीशियन की जॉब भी गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो ये बहुत बड़ी गलतियां फैसला साजों से हुई, जिसने भी फैसला किया। जी नाजरीन, चूंकि हमारी गुफ्तगू बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है, लेकिन चूंकि हमारे स्टूडियो में टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो आखिरी जो मेरे पास 1 मिनट है, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान लो बैक पेन जो होती है, इसको ज़रा शॉर्टली बताइए। प्रीनेटल भी और पोस्टपार्टम भी, दोनों में बैक पेन जो है वो फीमेल्स में होती है, और उसकी वजह मैंने आपको बताया है कि हमारे जो है वो सारी डिस्टर्बेंस मैकेनिकली हुई होती है। तो उसमें अब जो चीज़ इस तरफ हमारे जो वो 40 डेज़ होते हैं आफ्टर पोस्टपार्टम,
वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें आपने जितनी मैनेजमेंट कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह से आपकी बैक पेन, अब बैक पेन की वो आगे बहुत बड़ी कहानी है कि कॉज क्या है और ये सारी चीज़ें, वो एक अलग बात आ जाती है। लेकिन इसमें ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि जब अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उसको प्री जो हमारी प्रीनेटल स्टेज है उससे एक्टिविटी, जो हर ट्राइमेस्टर की हमारी डिवाइडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट होती हैं और ये उन्होंने खुद करनी होती हैं। ये सिर्फ एजुकेट किया जाता है, पोस्टर एजुकेशन दी जाती है और इसमें उनकी जो एक्टिविटी है उसमें आपने कौन सी चीज़ें करनी हैं, किन चीज़ों के किस मूवमेंट को आपने किस एहतियात से करना है, ये लाइफस्टाइल को मॉडिफाई थोड़ा सा किया जाता है। और उसके अलावा जो मसल वीक हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताए जाते हैं और वो डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर चेंज होती रहती हैं। इससे उनका ये जो ब्लड प्रेशर हाई होना, जैसे अभी बात हो रही थी कॉन्स्टिपेशन की, ये सारे मसाइल जो हैं, क्योंकि स्पैज में मसल जब होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी होते हैं, तो वो इनकी मसल की स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, वो एक प्रोग्राम्स होते हैं, हर वीकली के प्रोग्राम होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और अगर सी सेक्शन के बाद आ रही हैं फीमेल, तो सी सेक्शन के बाद सबसे पहले जो उनकी वूंड होता है, उस वूंड की फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो जो है कॉन्ट्रैक्चर ना बने, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है तो मसल का वो पूरी लेंथनिंग होना या उसका दोबारा रिवर्स होना, हमारे आपने देखा होगा पाकिस्तान में ज़्यादातर फीमेल्स हैं जिनकी टमी टोनलेस हो चुके होते हैं और अब वो स्टेज आ चुकी होती है जिसमें आप एक्सरसाइज में 1 या 2 दिन से आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी कोर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जी नाजरीन, चूँकि स्टूडियो में टाइम लिमिटेशन थी हमारा, चूँकि प्रोग्राम जो है वो बेसिकली मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे लोग, तो हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, चूँकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमने आज इसको डिस्कस करना था। जैसे कि आप देखें कि मेल इनफर्टिलिटी पे हमने बात करनी थी, फीमेल इनफर्टिलिटी पे बात करनी थी, और इसके अलावा जनाना बांझपन, मर्दाना बांझपन, इसकी आगे कम्प्लिकेशन, बेऔलादी और जितने भी मसाइल हैं, चूँकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमने इसी तरह जो सर हमारे पास मौजूद थे, तो हमने सर से भी बहुत कुछ अभी जानना है और बहुत कुछ जानने की अभी कोशिश करनी थी, लेकिन चूँकि 45 मिनट का एक सेशन है तो इसमें कुछ चीज़ें जो हम आपके लिए ला सकते थे तो हमने कोशिश की। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने इसी पैनलिस्ट के साथ यहीं से शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हेल्थ स्पेशल शो के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ और नए पैनल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।